तो अगर जैसे ही हमारे पास फिजिक्स की चर्चा होती है, फिजिक्स में जो है सबसे पहला चीज वेक्टर आता है, ठीक है। तो जब तक हमको बेसिक चीज नहीं पता होगा फिजिक्स के बारे में, तो हम फिजिक्स को आगे बढ़ाना बहुत ही इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो अगर हमें टोटल फिजिक्स को आगे बढ़ाना है, तो इसका मतलब है कि हमें इसका मिनिमम चीज तो पता होना चाहिए। तो उसमें जो सबसे पहला चीज आता है वो है वेक्टर, ओके। क्योंकि अगर वेक्टर नहीं पता होगा तो कुछ नहीं पता, ना आपसे कुछ एक टॉपिक नहीं आगे बढ़ेगा। तो बहुत लोग को तो होता है कि वेक्टर पढ़ लेता है, लेकिन वो है कि वेक्टर जो है उसका एप्लीकेशन नहीं सीख पाता। तो हमें क्या करना है, इसका एप्लीकेशन भी सीखना है। दूसरा बात, ट्रिग्नोमेट्री, ओके। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है आपने कहाँ सीखा था, क्लास 10 में। तो जो आपने क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री सीखा है, वो कैसा सीखा होगा ट्रिग्नोमेट्री, उतना लेवल का नहीं सीखा होगा जितना 12 में पढ़ना है। बहुत सारा जो फॉर्मूला जो 12 में आता है फिजिक्स के लिए स्पेशली, ओके। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, मैथ के नहीं है, तो आपको कैसा बनेगा। तो जो बायोलॉजी वाला सबसे बड़ा दिक्कत होता है वो है फिजिक्स, ओके। क्योंकि तो समझता है कि एमबीबीएस में जाके फिजिक्स का क्या करना है, वो भी आपको सिखाएंगे कि एमबीबीएस में फिजिक्स का क्या यूज है। ट्रिग्नोमेट्री होगी आपके पास। उसके बाद जो है आपके पास होना चाहिए जो मिनिमम चीज है, लाइक डायमेंशन। क्योंकि जो डायमेंशन जो है आप यहाँ पे सिखा देंगे तो आपको पूरा पूरा डायमेंशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पूरा इसमें 11 और 12 दोनों का कंबाइन करके ना है। तो आपको सिर्फ 11 में जो है इसका आधा चीज आएगा, और 12 तक पहुंचते पहुंचते तक आप डायमेंशन ठीक सीखिएगा, क्योंकि हर एक चैप्टर में डायमेंशन आएगा। ओके, अब वेक्टर हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, डायमेंशन हो गया। उसके बाद जो है आपको बाइनोमियल थ्योरम, इसमें मोस्ट कॉमन चीज है, वो आना चाहिए। अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम पता है, ये सब चीज मिनिमम चीजें पता है, ठीक है, फिर ये आना चाहिए। ये भी इसका जो बेसिक पार्ट है। उसके बाद आप मैकेनिक्स सीखिएगा, और मैकेनिक्स के बाद होता है फिजिक्स सीखिएगा। तो उसके बाद जितना भी चैप्टर जाइएगा, सभी चैप्टर में क्या होगा, मैकेनिक्स का एप्लीकेशन होगा, ओके। उसके बाद रेस्ट जो फिजिक्स में आगे आप बढ़ सकते हैं। तो बहुत लोग का सोच होता है कि मैकेनिक्स थोड़ा हार्ड है, मैकेनिक्स को छोड़ देते हैं, बाकी चैप्टर कर लेंगे, मॉडर्न फिजिक्स कर लेंगे। तो संभव नहीं है। हाँ, हम अब आते हैं अपने पहला चीज जो कि हर किसी को पता होता है। जैसे 11 पास करता है, हर किसी को वेक्टर पता होता है, लेकिन 10th में वेक्टर के बारे में आपको कुछ नहीं आ गया। तो हम वेक्टर के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारा वेक्टर का है क्लास 1, ये है हमारा क्लास 1 है, ठीक है। हम बात करते हैं वेक्टर का, कि वेक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ओके। तो फिजिकल क्वांटिटी होता है ना, दो प्रकार का होता है, एक स्केलर होगा, एक वेक्टर होगा। ओके, फिजिकल क्वांटिटी जो होगा वो दो प्रकार का होगा, एक स्केलर होगा, एक वेक्टर होगा, ओके। और हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें आपको क्या करना है कि इसका काम ही इजी बनाना, फिजिक्स को इजी बनाना, इसको कुछ और काम ही नहीं है। तो हमारा जो पूरा मोटो रहेगा कि चीजों को हम बहुत ही सिंप्लीफाई वे में सब समझाएं, ओके। जो स्टैंडर्ड बुक होता वो भी फिजिक्स ही लिखता है, हम भी फिजिक्स बता रहे हैं, लेकिन हमारा काम इसको बहुत आसान भाषा में समझाना है कि फिजिक्स हर किसी को समझाना है। तो पहला बात है कि स्केलर चीज क्या होता है, इसके पास होगा मैग्नीट्यूड होगा, हर जगह ये बता दें। और दूसरा बात, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगा, यह अलजेब्रिक लॉ को फॉलो करेगा।
algebraic लॉ ऑफ एडिशन। इसका काम है algebraic लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा। ओके, और इसमें डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, इसके पास नो डायरेक्शन। एक्सेप्ट करंट, करंट को छोड़ करके हमको किसी को नहीं जानना, तो हमको मेन रूप से स्केलर और वेक्टर जानना है। दूसरी क्वांटिटी होती है टेंसर क्वांटिटी, उसके बारे में हमको नहीं जानना। ओके, उसका युद्ध होता है फिजिक्स में आपकी लेवल पे बहुत ही कम है और ना के बराबर है। ओके, जो कि हम टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बस इतना ही जान के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आता है हमारा वेक्टर। तो स्केलर में हम उतना ही पढ़ के रह जाएंगे अभी के लिए। बाद में पार्टिकुलर चैप्टर पढ़ेंगे तब हम वहां सीखेंगे क्या होता है। तो वेक्टर में क्या होगा? मैग्नीट्यूड, इसमें क्या होगा? डायरेक्शन, और एक क्या होना चाहिए? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ये फॉलो करना चाहिए। दो काम, तीन काम। ठीक है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। अब इसका एग्जांपल में आते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल में जैसे कि डिस्टेंस, तो जो हमारा डिस्टेंस है उसके बारे में सिर्फ डिस्टेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब उसका डायरेक्शन कैसा होगा उसके बारे में हमको जानने नहीं है। स्पीड, स्पीड भी तो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है। टाइम, ये बेसिक एग्जांपल है जो हम पढ़े हैं। हाँ, इसी का जो काउंटर पार्ट आ रहा है वेक्टर में, तो वेक्टर का जो काउंटर पार्ट होगा वो क्या होगा? डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा। अब इसे डिस्प्लेसमेंट हो गया तो स्पीड है, स्पीड का जो काउंटर पार्ट होगा वो क्या होगा? वेलोसिटी। और फिर उसी से रिलेटेड जो आएगा वो फिर एक्सलेशन आएगा। टाइम का कोई काउंटर पार्ट नहीं होता, टाइम टाइम होता है। टाइम में कोई डायरेक्शन नहीं होता कि 2 मीटर पूरब जाओ या 2 मीटर ईस्ट 2 मीटर वेस्ट। ओके, और भी बहुत सारा, फोर्स, टॉर्क। तो एग्जाम्पल का ना अंत नहीं होता, तो हमको जनरल चीज बताया यहाँ पे, बाकी आगे का चीज आगे का चैप्टर सीखेगा कि कौन क्या क्या होता है। हम तो नॉर्मल बस एग्जाम्पल दिए हैं। ओके, तो ये हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, वेक्टर का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आगे बात करते हैं। तो वेक्टर में जब आगे बात करते हैं तो वेक्टर में क्या सीखेंगे आगे? सबसे पहले वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, लिखेंगे कैसे। ओके, तो सबसे पहले हम लिखते हैं रिपर नोटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, नोटेशन ऑफ वेक्टर। सबसे पहला हेडिंग जो है डालिए आप इसमें, नोटेशन ऑफ वेक्टर। तो उसके लिए हेडिंग को हमेशा अब रेड पेन से लिखेंगे और बाकी अपना जो थ्योरी है उसको ब्लैक पेन से। ओके, तो वेक्टर को कैसे लिखेंगे? ए लिख करके ऊपर में एरो दे दें तो हमारा वेक्टर हो गया। ए लिख करके ऊपर में बार दे दें तो हमारा वेक्टर हो गया। लेकिन अगर आप बुक में जाइएगा तो किताब में ना आपको जनरली ऐसे मिलेगा, इसको क्या मतलब डार्क हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या है? एरो, यहाँ पे क्या है? बार, और यहाँ पे क्या है आपका
डार्क। ओके, तो हम 3 ट्रेसेस को नोटेट कर सकते हैं, और ये जो है आपका एनसीईआरटी बुक में आपको इस टाइप का मिलेगा। ओके, एनसीईआरटी क्या है आपका बेसिक, वही बेसिस है, और जितना भी वीडियो बनता है, जितना भी चीजें पढ़ाता है, एनसीईआरटी बेस है। अब उसी को एनसीईआरटी को सिंप्लीफाई करना टीचर का काम है, और हमारा एप्लीकेशन का जो हम कर रहे हैं। तो ये हुआ हमारा नोटेशन वेक्टर। ठीक है, ओके, तो हमने क्या किया, नोटेशन ऑफ वेक्टर खत्म। जैसे हमारा नोटेशन ऑफ वेक्टर हुआ, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट द वेक्टर। ओके, देखिए नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो देखो, हम एक एरो बनाते हैं, ये हमारा, इसको बोलते हैं हेड, और इसको बोलते हैं टेल। तो हमारा जो डायरेक्शन हुआ वो किधर हुआ, टेल टू हेड। ओके, तो डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय टेल टू हेड। टेल टू हेड क्या हुआ आपका, डायरेक्शन हुआ। ओके, तो जैसे हम लिखते हैं कोई भी वेक्टर ए, मतलब इसका जो है कैसा, लेफ्ट टू राइट, इसका जो डायरेक्शन होगा कैसा होगा, लेफ्ट टू राइट। ये चीज हम इसको उल्टा लिखते हैं, माइनस वेक्टर ए, तो इसका डायरेक्शन अब क्या हो गया, राइट टू लेफ्ट। ओके, ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, तो हम वेक्टर ए लिख करके दोनों तरफ बार निकले, एक ए पॉसिबिलिटी है। ओके, या फिर हम जो सिंपली ए लिखते हैं, और दिमाग में एक चीज लिखना है कि कभी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है। यह नोट करके लिख सकते हैं इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर never be negative at any cost। किसी भी कंडीशन में जो है वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो नेगेटिव नहीं होता। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, जैसे केस 1, हमारे पास कोई वेक्टर ए है, ठीक है, तो हमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। अगर हमारा ए का मान जो है 0 से कम है, ओके, अगर ए का मान जो है 0 से कम है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, माइनस वेक्टर ए। ओके, अगर हमारा जो ए का मान जो 0 से कम है तो इसका क्या लिखेंगे, माइनस। ये चीज हम आते हैं केस 2 में, अगर हमारा ए का मान जो है 0 से ज्यादा है, और हमारे पास कोई वेक्टर है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए का सिर्फ वैल्यू लिख देंगे, या फिर इस टाइप का लिखेंगे। और यहाँ पे जब ऊपर का आते हैं, यहाँ पे आके हम लिखते हैं
ऐसा लिखेंगे। जैसे कि हमारे पास वेक्टर ए का मान है -3, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा हमारा माइनस लिखा मैंने, क्योंकि ये जो -3 है वो क्या है 0 से छोटा है, इसका मान कितना लिखेंगे -3, आपका मान कितना हो गया +3। ये चीज हम आते हैं यहाँ पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना लिखा ए, अगर जो है हमारा वेक्टर ए का मान लिखा हो रहेगा +3, तो क्या है +3 इज ग्रेटर देन 0, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा हमारा सीधे 3। तो दोनों कंडीशन में हमारा जो मान आया मैग्नीट्यूड कितना है हमारा +3 और +3, तो मैग्नीट्यूड हमारा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। ओके, अब आप जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर की बात करते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ओके, ये हुआ वेक्टर ए, ये हुआ वेक्टर बी, और दोनों के बीच में जो है एंगल होगा वो थीटा, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल हमारा कितना है वो थीटा। तो हमने क्या किया, देखो ये इसका जो हेड है और ये वेक्टर ए का टेल है, ये वेक्टर बी का टेल है और ये वेक्टर बी का हेड। तो दो वेक्टर का टेल को आपस में ज्वाइन करते हैं तो जो सबसे छोटा एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो दोनों का टेल आपस में ऐड हुआ, ज्वाइन हुआ, तो दोनों के बीच में जो सबसे छोटा एंगल यही होगा, उसको बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो हम यहाँ पे क्या लिखे, व्हेन टेल ऑफ टू वेक्टर ज्वाइन then smallest angle made between two vectors is called angle between two vectors। ये वो आपका वेक्टर ए, ये वो आपका वेक्टर बी। तो बताओ एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होगा। सबसे पहले यहाँ देखो, ये हेड है, ये इसका क्या है टेल है, ये वेक्टर का क्या है हेड है, और ये वेक्टर का एक टेल है। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, ये वो हम वेक्टर ए को जब आगे बढ़ाए हैं तो देखो अब उसके बाद दोनों के बीच का टेल मिला, दोनों का जो टेल मिला तो सबसे छोटा एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो थीटा का मान होगा ये हुआ हमारा। ओके, ये जो होगा हमारा ये थीटा नहीं होगा। ओके, क्योंकि हमको हमेशा अपना क्या मानना है, दो वेक्टर का टेल आपस में ज्वाइन करना है, और जो सबसे छोटा एंगल होगा दोनों के बीच में उसको बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ओके, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अब बताओ अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर कौन सा होगा, दोनों का हेड मिल रहा है, तो हमारा जो नियम था हम वही करेंगे, इसको आगे मिलाएंगे और इसको आगे मिलाएंगे।
तो सबसे छोटा एंगल कौन सा बना इसमें, ये बना। अब अंडरनीथ अपोजिट एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा, सो कोइंसिडेंस हुआ। क्योंकि दो आपका जो मेन कंसेप्ट है आप उस पे ना बढ़िएगा। ऐसा थोड़ी कि अगर 2 + 2 4 होता है, ओके, 2 + 2 4 हुआ और 2 × 2 4 हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन आर सेम थिंग। ऐसा क्लियर बोल सकते हैं, 2 + 2 भी 4 आया, 2 × 2 भी 4 आया, इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों सेम चीज है। हाँ, यहाँ पे कोइंसिडेंस किया, जैसे हमारा 2 × 4 और 2 + 2 4, ओके, तो वो ऐसा अगर आपको लगता है कभी कंसेप्ट में तो वो गलत है। तो हमने बताया कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है, दो वेक्टर को आपस में जोड़ेंगे तो सबसे छोटा एंगल होगा उसको बोलेंगे हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ओके, अब बात करते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट एनी वेक्टर ऑन द गिवन पेपर। ओके, नेक्स्ट स्टडी लिखते हैं हाउ टू राइट एनी वेक्टर प्लेन ऑफ पेपर। प्लेन ऑफ पेपर पे इसको हम कैसे राइट करेंगे, जैसे आपके पास कुछ आता है कि वेक्टर ए 3 मीटर ड्यू ईस्ट, ओके, 3 मीटर ड्यू ईस्ट, यहाँ पे क्या आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, तो ईस्ट के तरफ 3 मीटर का आना है, 3 मीटर, दूसरा लिखते हैं 3 मीटर ड्यू 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, 30 डिग्री जो है ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट करने का मतलब क्या हुआ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ओके, तीसरा, अब देखो अगर ये 30 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ की तरफ है तो नॉर्थ से कितना होगा इसके तरफ 60 डिग्री, तो इसको हम दूसरे भाषा में क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू 3 मीटर ड्यू 60 डिग्री साउथ ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ कहने का मतलब क्या हुआ, नॉर्थ से ईस्ट के तरफ, नॉर्थ से ईस्ट के तरफ 3 मीटर 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ओके। अच्छा, दूसरे एग्जांपल पे पहुंचते हैं। अगर हमारे पास लिखा हुआ होगा वेक्टर ए इक्वल टू 3 मीटर ड्यू 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ओके, 3 मीटर ड्यू 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ओके, ये हुआ हमारा 45 डिग्री 3 मीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अच्छा, द ईस्ट से नॉर्थ की तरफ मैंने क्या बोला इसमें,
ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ओके, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ भी कितना होगा 45 डिग्री। ओके, इसको हम दूसरा भाषा में ये भी लिख सकते हैं कि 3 मीटर ड्यू 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ करने का मतलब क्या हुआ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 3 मीटर हमारा, और 3 मीटर नॉर्थ ईस्ट। तो जैसे ही हम लिखते हैं 3 मीटर नॉर्थ ईस्ट, मतलब उसका मतलब क्या होता है, दोनों के बीच में 45 डिग्री है। ओके, ये फिक्स चीज है, और इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट करने का मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच में है, और 90 डिग्री का बीच कितना होगा 45 डिग्री। ओके, ये हुआ हमारा वेक्टर का जो बेसिक पढ़ना है कैसे लिखेंगे, उसका बेसिक बात ये हुआ। और जो इसका हायर चीज है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, दैट्स द लेक्चर 2। ओके, थैंक यू।